आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सोशियोलॉजी का आपका कल पेपर है, तो इसमें हम पढ़ेंगे बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे आज से आपके लिए। वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा सीरीज, चूँकि आपके एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम शोध परियोजना। ठीक है, शोध परियोजना क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डाल लेते हैं इसमें। शोध परियोजना का आशय समाज व सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक संबंधों एवं सामाजिक समस्याओं आदि का वैज्ञानिक अध्ययन से है। नेक्स्ट है, ज़्यादातर इसका प्रयोग सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के कारणों को समझने के लिए किया जाता है ताकि उनका समाधान किया जा सके। नेक्स्ट है, मातृवंशीय परिवार। ठीक है, तो ये भी आपका पॉइंट है। मातृवंशीय परिवार क्या है, ये क्वेश्चन है कि मातृवंशीय परिवार क्या होता है। तो यहाँ देखते हैं, मातृवंशीय का अर्थ होता है माता की पीढ़ी से वंश का निर्धारण होना या निर्धारित होना। इसके आधार पर वंश माता के नाम से चलता है या चलते हैं। इसमें वंश की परंपराएं, उत्तराधिकारी के नियम आदि भी माता के नाम से ही चलते हैं। संपत्ति का अधिकार माता के बाद पुत्री को प्राप्त होता है, ना कि पुत्र को। नेक्स्ट है आपका मातृवंशीय परिवार की विशेषताएं। वंश का नाम माता से चलता है, पिता से नहीं। बच्चों का लालन पालन माता के घर होता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन आप जानते ही हैं, आपका सबसे अधिक मार्क लेके आएगा। तो पारिस्थितिकीय आंदोलन का कोई एक उदाहरण दीजिए जो पारिस्थितिकीय पर्यावरण के बारे में किया गया हो। तो जो चिपको आंदोलन है ये पर्यावरण के बारे में किया गया था और चिपको आंदोलन की पूरी पृष्ठभूमि आज के वीडियो में कवर हो जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चन हैं और इसमें जो है आपका कि हिमालय की तलहटी में पारिस्थितिकीय आंदोलन का एक उदाहरण है, कौन सा, चिपको आंदोलन। यह आंदोलन मिश्रित हितों, विचारधाराओं एवं का एक अच्छा उदाहरण है। सन 1970 में भारी वर्षा से लोगों की अधिक विनाशकारी बाढ़ का सामना करना पड़ा। गाँववासियों यानी ग्रामवासियों का मामला चमोली जिले में अवस्थित एक सहकारी संगठन दसौली ग्राम स्वराज्य संघ ने उठाया। इन प्रारंभिक विरोधों के बावजूद सरकार ने नवंबर में जंगलों की वार्षिक नीलामी कर दी। दिए जाने वाले भूखंडों में से एक रैनी जंगल था। ठेकेदार के आदमियों ने जोशीमठ से रैनी जा रहे थे। रैनी से पहले ही बस रुक गई, यानी कि रुकवाई गई, गांव के लोगों रुकवा दिया उसे। गांव के बाहर से ही जंगल की तरफ से जा रहे थे। एक छोटी लड़की जिसने मजदूरों को उपकरणों के साथ देखा था, भागकर गांव की महिला और दूसरी गृहिणियों को इकट्ठा किया। दूसरी महिला मंडल की प्रमुख गौरा देवी के पास गई। गौरा देवी ने दूसरी गृहिणियों को इकट्ठा किया और जंगल जा पहुंची। जब उन्होंने मजदूरों से कटाई कार्य प्रारंभ न करने की याचना की तो प्रारंभ में उन्हें गालियां तथा धमकियां मिली। जब महिलाओं ने झुकने से इनकार कर दिया तो पुरुषों को अंत में जाना पड़ा। फिर देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति, इसका क्या परिणाम था, ये किसका परिणाम थी, फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, क्या कारण था इसका। तो फ्रांसीसी क्रांति राजतंत्र को उखाड़ फेंकने तथा स्वतंत्रता, समानता, बंधुता स्थापित करने के उद्देश्य से चलाई गई एक सामाजिक आंदोलन की एक हिंसात्मक क्या थी, परिणति। सर्वेक्षण प्रणाली क्या है, उसका वर्णन कीजिए। सर्वेक्षण प्रणाली, इस प्रणाली के अंतर्गत निर्धारित प्रश्नों की बड़ी संख्या में लोगों से पूछा जाता है। ये प्रश्नकर्ता के द्वारा व्यक्तिगत रूप से पूछे जा सकते हैं, जहां उत्तरदाता सुनकर उनका उत्तर देता है और अन्वेषक उन उत्तरों को लिख देता है, अथवा प्रश्नावली उत्तरदाताओं को सौंप दी जाती है और उत्तरदाता स्वयं उन प्रश्नावलियों को भरकर अन्वेषक को लौटा देते हैं। इस सर्वेक्षण से यह लाभ होता है कि एक साथ एक बड़ी संख्या में लोगों के विचार जान सकते हैं तथा इस सर्वेक्षण की कमजोरी यह है कि इसमें पूछे जाने वाले प्रश्न निर्धारित होते हैं। इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद क्या है, संरचना क्या है, तो ये क्या है, संरचनात्मक परिवर्तन है ये। उपनिवेशवाद जब एक की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था द्वारा चलाया जाए या एक देश के द्वारा दूसरे देश पर शासन करना ही उपनिवेशवाद कहलाता है।
फिर है ब्रितानी उपनिवेशवाद क्या है, किस व्यवस्था पर आधारित है ये, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। ब्रितानी उपनिवेशवाद पूंजीवाद व्यवस्था पर आधारित था। इसने सीधे तौर पर आर्थिक व्यवसाय में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप किए, जिसमें ब्रितानी पूंजीवादी का विस्तार हुआ और उसे मजबूती मिली। उदाहरण भूमि संबंधी नियमों में परिवर्तन हुए, जैसे किस फसल को उगाना है और किस फसल को नहीं उगाना है। इससे अनेक वस्तुओं के उत्पादन में परिवर्तन आए। यहाँ तक कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने ब्रिटिश पूंजीवाद के प्रचार के लिए जंगलों को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने पेड़ों की कटाई करके बागानों में चाय की खेती कराना शुरू कर दी, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिटिश औद्योगिकरण के कारण भारत में औद्योगिक क्षरण हुआ, समझाइए कैसे। भूमि हदबंदी अधिनियम क्या था। इस कानून के तहत एक विशिष्ट परिवार के लिए जमीन रखने की उच्च सीमा तय कर दी गई, क्योंकि वो उच्च सीमा से अधिक भूमि नहीं रख सकता है। प्रत्येक क्षेत्र में हदबंदी भूमि के प्रकार, उपज और अन्य प्रकार के कारकों पर निर्भर थी। फिर आपका आता है हित समूह या दबाव समूह, ये क्या होते हैं। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में हित समूह का विशेष महत्व होता है। राजनीतिक दल हित समूह के मुद्दों को उठाते हैं ताकि वे उनका समर्थन ले सकें। यदि किसी हित समूह को लगता है कि उसके हित की बात नहीं की जा रही है, तो वह अलग राजनीतिक दल बना देता है। हित समूह राजनीतिक क्षेत्र में कुछ निश्चित हितों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। बिना हित समूह के एक अच्छे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। हित समूह राजनीतिक क्षेत्र में कुछ हितों की रक्षा के लिए प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है उपनिवेशवाद के कारण जाति व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए। उपनिवेशवाद के कारण जाति व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आई। तो इस तरीके से हेडिंग बना लेंगे। फिर लिखेंगे 1800 से 1947 के बीच के समय में औपनिवेशिक का शासन माना जाता है। औपनिवेशिक काल के दौरान या दौर में सभी प्रमुख सामाजिक संस्थाओं में और विशेष रूप से जाति व्यवस्था में बदलाव आए। कुछ विद्वानों का कहना है कि जाति उपनिवेशवाद की ही देन है। यह सभी परिवर्तन जानबूझकर नहीं लाए गए। ब्रिटिश शासकों ने कुशलतापूर्वक शासन करने के लिए जाति व्यवस्थाओं को समझने के प्रयास शुरू किए, लेकिन जाति के विषय में सूचना एकत्र का कार्य सरकारी जनगणना के द्वारा किया गया। किसी जाति को अन्य जातियों की तुलना में सामाजिक दृष्टि से कितना ऊंचा या कितना नीचा स्थान प्राप्त है। औपनिवेशिक शासन क्या होता है, इसे देख लेते हैं। औपनिवेशिक शासन द्वारा किए गए अन्य हस्तक्षेपों ने भी जाति व्यवस्था पर अपना प्रभाव डाला। पंजाब की तरह अन्य क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर सिंचाई की योजनाएं प्रारंभ की गईं और उनके साथ साथ लोगों को वहाँ बसाने के प्रयास भी किए गए। इन सभी प्रयत्नों का भी एक अपना जातीय प्रभाव था। आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन में भारत की जनसंख्या नीति क्या थी, उसको देख लेते हैं। भारत में सन 1952 में यानी 52 ईस्वी में जनसंख्या नीति निर्धारण की गई। भारत एक पहला ऐसा देश था जिसने अपनी जनसंख्या नीति का निर्धारण एवं घोषणा करने का कार्य किया। भारतीय जनसंख्या नीति को सबसे पहले राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया। इसके द्वारा सभी नागरिकों को जागरूक किया गया कि जिसके परिणाम स्वरूप कुछ अच्छे परिणाम देखे जाएं या देखने को मिल सकें। सन 1975-76 में हमारे देश में आपातकाल की घोषणा हुई। ये आपातकाल घोषित किया गया। इस उथल पुथल के समय में परिवार नियोजन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए जबरदस्ती पुरुष की नसबंदी करना व महिलाओं की नलकाबंदी की प्रक्रिया शुरू की गई। इन जोर जबरदस्ती वाले उपायों का लोगों ने सरकार का घोर विरोध किया। फिर सरकार ने इस नीति का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम के नाम से लागू किया। बाद में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में निर्धारित की गई। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं क्षेत्रवाद क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्षेत्रवाद एक विशेष क्षेत्रीय पहचान के लिए विचारधारा है जो भौगोलिक क्षेत्र के अलावा भाषा व अन्य विशेषताओं पर आधारित होती है। जैसे भारत जैसे देश में क्षेत्र के पाए जाने के कारण
या क्षेत्रवाद के पाए जाने के कारण यहाँ की भाषाओं, संस्कृतियों, जनजातियों और धर्मों में भी अनेकता मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सांप्रदायिक या सांप्रदायिकता, ये सांप्रदायिका या सांप्रदायिकता क्या होती है? तो इसको देख लेते हैं। सांप्रदायिकता आम बोलचाल की भाषा में सांप्रदायिकता का अर्थ धार्मिक पहचान पर आधारित अग्रवाद या अग्रवाद अपने समूह को श्रेष्ठ समूह मानते हैं और अन्य समूह को निम्न समझते हैं। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो सांप्रदायिकता धर्म से जुड़ी हुई एक आक्रामक राजनीति विचारधारा है। सांप्रदायवाद की विशिष्टता का दावा है कि धार्मिक पहचान व अन्य सभी तुलना में सभी से ऊपर रहती है, यानी सबसे ऊपर है, चाहे कोई गरीब हो या अमीर, चाहे कोई भी व्यवसाय हो या जाति का हो, राजनीतिक विश्वास हो, धर्म ही सब कुछ है, धर्म से बड़ा और कुछ नहीं। जैसे ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से उनकी धर्म का पहचान होती है कि मुसलमान, सिख आदि की तरह ही सभी हिंदू भी एक समान होते हैं। अब बात करते हैं अल्पसंख्यक वर्ग क्या होता है। अल्पसंख्यक वर्गों को राज्य के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? ठीक है, तो अल्पसंख्यक एक निर्धारित समाज के लोगों का एक समूह है जो विशिष्ट शारीरिक व सांस्कृतिक विशेषताएं आदि के कारण अल्पमत में हो वह स्वयं को समाज के भीतर असमानता की परिस्थितियों में पाता हो। अल्पसंख्यक शब्द का समाजशास्त्री भाव ये भी है कि अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्य एक सामूहिकता का निर्माण करते हैं, अर्थात उनमें एकजुटता का प्रबल भाव पाया जाता है। ये भाव हानि अथवा असुविधा से जुड़ा होता है, क्योंकि भेदभाव होने के शिकार होने का कारण अनुभव आमतौर पर समूह के प्रति दिलचस्पी, यानी कि उनमें जो है एक अपने भावना की जो भावना है वो हमेशा बढ़ावा देती है या वो उसको जागृत करती रहती है। हालांकि कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जहां कोई अल्पसंख्यक समूह किसी धर्म में तो सुविधा से वंचित कहा जा सकता है या रह सकता है, लेकिन दूसरे अर्थ में नहीं। जैसे सिख धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हो सकते हैं, लेकिन वो आर्थिक रूप में अल्पसंख्यक नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि नहीं होते हैं फिर भी सांस्कृतिक अर्थ में सुविधा से वंचित हो सकते हैं, क्योंकि हिंदुओं की विशाल संख्या के सामने या के अनुसार उनकी संख्या कम होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि धार्मिक अथवा सांस्कृतिक जो है अल्पसंख्यक वर्ग राजनीतिक दृष्टि से कमज़ोर होते हैं, भले ही उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति कितनी भी बेहतर हो। तो इसलिए उन्हें संरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुसंख्यक राजनीतिक हथियार लेंगे तो उनकी धार्मिक स्थिति खतरे में आ जाएगी, तो उन्हें अपनी धार्मिक पहचान छोड़नी पड़ेगी। अब देखेंगे सांस्कृतिक परिवर्तन। औपनिवेशिक भारत की कुछ सामाजिक व कुरीतियों के नाम भी लिखिए। जैसे औपनिवेशिक भारत की सामाजिक कुरीतियाँ जो कि इस प्रकार हैं, जिनमें सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह निषेध और जाति भेदभाव या जाति भेद आदि कुरीतियाँ भारत में विद्यमान थीं। इसी के नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। तो इसमें है उपनिवेशवाद के दौरान अंग्रेजी शिक्षा का भारतीय पर क्या प्रभाव पड़ता है, या भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। उपनिवेशवाद के दौरान अंग्रेजी शिक्षा से एक नई मध्य वर्ग का जन्म हुआ। अंग्रेजी भाषा में कुशल भारतीयों ने पश्चिम के दार्शनिकों के विचारों को पढ़ा जाना तथा उनके उदार प्रजातंत्र की विचारधारा से अवगत हुए। इन भारतीयों ने भारत को उदारता और प्रगतिशीलता के नए रास्ते लाने का सपना भी देखा। औद्योगिकरण व नगरीकरण का पारस्परिक संबंध क्या है, इस विचार को स्पष्ट करिए। औद्योगिकरण का संबंध यांत्रिक उत्पादन के उदय से होता है, जो शक्ति के गैर मानवीय संसाधन जैसे वाष्प विद्युत पर निर्भर होता है। औद्योगिकरण समाजों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कारखाने, ऑफिसों व दुकानों में कार्य करते हैं। औद्योगिकरण परिवेश में कृषि संबंधी व्यवसाय में लोगों की संख्या कम होती है। ये देखने में आया है कि पश्चिम में 90% से ज़्यादा लोग कस्बों और शहरों में रहते हैं, क्योंकि वहीं पर रोज़गार व्यवसाय के अवसर अधिक होते हैं। अतः हम नगरीकरण को औद्योगिकरण से जोड़कर देखते हैं। ये दोनों एक साथ होने वाली प्रक्रियाएं हैं। औपनिवेशिक काल में भारत में स्थानीय जमींदारी प्रथा जो है किस प्रकार की थी, उसे देख लेते हैं।
ये आपके अत्रगुति क्वेश्चन है। स्थानीय जमींदारी प्रथा के अंतर्गत जमींदारों की संपत्ति के अधिकार दे दिए गए। जमींदार ब्रिटिश लोगों के लिए कार्य करते थे। जमींदार को अधिकार मिल गया कि वे कृषकों से टैक्स के रूप में जितना ज़्यादा उपज या पैसा ले सकते हैं वो ले लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी में अगला है कि स्वतंत्रता के बाद की कृषि में कौन कौन से मुद्दे अति महत्वपूर्ण थे। तो यहाँ पर है कि सांस्कृतिक स्वतंत्रता के बाद भारत की कृषि में निम्नलिखित मुद्दे जो थे वो अति महत्वपूर्ण थे, जिनमें भारत में कृषि पैदावार कम होना, दूसरा आपका है भारत का आयातित अनाज पर अधिक निर्भर होना, यानी कि बाहर से अनाज अधिक मंगाना, ग्रामीण जनसंख्या के एक बड़े भाग में गहन विरोधी का होना, हदबंदी अधिनियम के बारे में बताएं। इस कानून के तहत एक विशिष्ट परिवार के लिए जमीन रखने की उच्च सीमा तय कर दी गई और प्रत्येक क्षेत्र में हदबंदी भूमि के प्रकार, उपज व अन्य इसी प्रकार के कारकों पर निर्भर थी। अब देखते हैं सामाजिक संस्थाओं के रूप में निरंतरता एवं परिवर्तन। तो इसमें सबसे पहला है हमारा संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा जाति के सदस्य किसी उच्च जाति की धार्मिक क्रियाओं को अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा करने का प्रयास करते हैं। यद्यपि यह प्रघटना बहुत ही पुरानी है, यहाँ तक कि आज़ादी के समय से पहले अपनाई जाती रही है, लेकिन हाल के समय में इसका बहुत अधिक प्रचार हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ण से आप क्या समझते हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, और आप इसको वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। वर्ण से आप क्या समझते हैं? वर्ण का अर्थ, शाब्दिक जो अर्थ होता है वो रंग से होता है। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार से हमारा समाज 4 भागों में बटा हुआ था और इसी को हम वर्ण कहते हैं। लेकिन जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण भाग को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इन्हें कभी कभी पंचम या पंचमी श्रेणी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जनसांख्यिकीय का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो वो जनसंख्या का विस्तृत अध्ययन, जनसंख्या का अर्थ, जनसंख्या का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले विज्ञान को जनसांख्यिकीय कहते हैं। जनसांख्यिकी के लिए अंग्रेजी में डेमोग्राफी शब्द से इस्तेमाल किया गया उसको बोलने के लिए। यह 2 शब्दों से बना होता है, डेमोस और ग्राफीन से मिलकर बना। जनसंख्या का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम जनसांख्यिकी कहते हैं। जनसांख्यिकी के लिए अंग्रेजी में डेमोग्राफी इस्तेमाल करते हैं, इस शब्द से कहते हैं, और ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ये 2 शब्दों डोमोस और ग्राफीन से बना होता है, इनकी मिलकर बना है। इन दोनों शब्दों का अर्थ जन या लोगों से होता है, अर्थात लोगों का वर्णन। अगला क्वेश्चन इसी में हमारा है, माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत क्या कहता है? तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। माल्थस ने अपनी पुस्तक रेसेस ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन में जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसे माल्थस जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत में माल्थस ने बताया कि अधिक जनसंख्या वृद्धि गरीबी व माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, जो कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको यहाँ दिख रहा होगा। आप इसको स्क्रीन पर ऐसे इस तरीके से नोट कर लेंगे। और इसके बाद में आपका आ रहा है स्त्री अनुपात। स्त्री पुरुष अनुपात क्या रहता है हमारे यहाँ इंडिया में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्या दे रहा है? 1000 पुरुषों पर कुल स्त्रियों की संख्या जो होती है वो स्त्री अनुपात कहलाता है। जैसे कि हमारे यहाँ 2011 की जनगणना अनुसार 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियाँ थीं। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक यू।